नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे अब की बार सिर्फ 100 पार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी पारा वक्त के साथ साथ चढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत चुनाव से पहले दिलचस्प बनी हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने मंगलवार को पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। इन्हीं अटकलों के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पूर्व मंत्री पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पुणे में पवार और पाटिल के बीच बंद कमरे में हुई बैठक के कुछ ही मिनट बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा कि चाहे हर्षवर्धन पाटिल हो या पार्टी के अन्य नेता, वे सभी हमारे साथ रहेंगे। फडणवीस ने कहा कि कौन किससे मिल रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। भाजपा एक मजबूत पार्टी है। भाजपा में बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना हो रहा है। पिछले कई हफ्ते भाजपा नेता में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कई हफ्तों में भाजपा में शामिल हुए और भविष्य में भी पार्टी में लोगों का आना जाना जारी रहेगा। चुनाव के दौरान कुछ लोग पाला बदल लेते हैं, ऐसा होता रहेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान और दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महायुति के सत्ता में लौटने के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें 100 सीटें सुनिश्चित करनी होंगी। अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। अब इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें मिली हैं। हार से आहत होकर और अपने अनुमान से कम मिली सीटों को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदें कम कर दी हैं और राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 288 विधानसभा क्षेत्र वाले महाराष्ट्र में पार्टी के पास वर्तमान में 106 विधानसभा सीटें हैं और उसे अपने सहयोगियों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की मदद से आधे का आंकड़ा पार करने और 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या लोकसभा में मिली हार के बाद बीजेपी ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है? अब यह बीजेपी की चिंता है, चिंतन है और मंथन भी है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में, आपका परिचय कराएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, अब की बार सिर्फ 100 पार की बात हो रही है। लोकसभा को जिस तरीके से हमने देखा 400 पार का जो नारा था, वहां से सारी चीजें चलती आई, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, और लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो बहुत अच्छी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं विधानसभा में ये चिंतन मंथन अभी से है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यदि 100 के आंकड़े को हम छू गए तो जाहिर तौर पर जो शिवसेना है और निश्चित तौर पर जो साथी लोग हैं उनकी मदद से 145 तो हम निकाल ही लेंगे। तो ये एक टारगेट लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये कितना सफल होगा ये तो आने वाले वक्त में ही हम देख पाएंगे। चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महाराष्ट्र से भालचंद्र शिरसाट हमारे साथ जुड़े हैं। भालचंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भरत सिंह। भरत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एनसीपी शरद गुट से प्रवीण लक्ष्मण बागुल हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भालचंद्र जी आपसे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। भरत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अरे भरत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 100 पार महाराष्ट्र के लिए एक लक्ष्य लेकर चल रही है और उनकी पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है कि कैसे इस लक्ष्य को पाना है, और यदि इसको पा लेते हैं तो बाकी कहां से मदद हो जाएगी, तो कुल मिला के सरकार बनाने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है। क्या कांग्रेस की मैं बात करूं और कांग्रेस के गठबंधन की यदि मैं बात करूं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों का भी एक लक्ष्य निर्धारित है? क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये बहुत बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल ये मंथन जरूर हो रहा है कि कौन किसके साथ रहेगा। एन मूवमेंट पे कोई इधर उधर ना चला जाए, जैसे कि हर्षवर्धन जी को लेकर बात चली रही है। तो जाहिर तौर पर क्या कांग्रेस ने भी कोई ऐसा एक मंथन करके रखा है, कोई नंबर ऑफ सीट्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है? देखिए राखी जी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीट की प्लानिंग नहीं है या हम जीतेंगे कैसे, इसकी प्लानिंग नहीं है। हमारी पूरी प्लानिंग रणनीति तैयार है। भाजपा वो पार्टी है जो लोकसभा के चुनाव में 400 सीटों का नारा दे रही थी। अब की बार 400 पार क्या हो गया, देखिए इनका हश्र। अब ये स्थिति आ गई है कि महाराष्ट्र में 400 से सीधे अब कह रहे हैं कि अब की बार 100 पार। मतलब देवेंद्र फडणवीस कहीं न कहीं बहुत ही कमजोर कड़ी साबित हुए हैं भाजपा के लिए महाराष्ट्र में, और इसी का खामियाज जो है वो पूरी भाजपा उठा रही है। अब देखिए भाजपा के प्रवक्ता इस पे क्या कहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि महाविकास आघाड़ी हमारी तीनों
घटक दल जो है, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो गया, चाहे वो हमारे शरद पवार जी हो गए, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हम तीनों जन मिला के 180 पार हो रहे हैं। पूरे हमारा जो आंकड़ा वो एकदम फिक्स है कि 180 सीट करीब करीब हम पूरे विकास आघाड़ी लेके आ रही है। तो हम बहुत ही कंफर्टेबल है अपनी मेजोरिटी और सरकार बनाने के लिए। इनमें सर फुटबॉल बहुत ज्यादा है। एक तरफ देखिए अजित पवार अपना राग अलाप रहे हैं, एक तरफ शिंदे कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना जो लाया है वो हमने ही लाया है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इनके अंदर बहुत बिखराव आएगा और हमारे अंदर बहुत ज्यादा जुड़ाव आएगा। क्योंकि जब ये बिखरेंगे तो सबके सब महाविकास आघाड़ी की तरफ एक टक नजर लगा के देख रहे हैं कि अब हमारे पास अगर कोई चारा है तो वो शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं और नाना पटोले कांग्रेस पार्टी हाईकमान है। तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और हमें कोई जरा भी इसमें डाउट इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जहां तक मुद्दों की बात है, जहां तक गठबंधन की बात है, जहां तक अभी कुछ थोड़ी सी हलचल ऐसी चल रही है, देखिए इलेक्शन होता है तो ये तमाम बातें बहुत कॉमन सी हो गई हैं कि कौन किसका साथ छोड़ सकता है, क्या कोई किसी को बुला लेगा, कोई किसी और में शामिल हो जाएगा। ये सब बातें ना कुछ नई नहीं है, इलेक्शन में हमेशा आती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे, मुझे लगता है मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे भरत जी। यदि कांग्रेस की जहां तक मैं बात करूं, लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स देखिए, मुझे लगता है एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव दोनों में देखिए अंतर होगा। मुद्दे लगभग कॉमन हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा स्तर पर यदि देखा जाए तो एक विधायक की बहुत चुनौतियां होती हैं। तो ये किस तरह से एक प्लान है, या कह लीजिए कि कांग्रेस के लिए क्या एक बड़ा मुद्दा होगा महाराष्ट्र के लिए जिसे वो लेकर आगे चलेगी? देखिए, अब टीवी पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कौन से मुद्दे पे जो है हम जाएंगे और हम ये चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हमारा जो मुद्दा है वो गरीबी है, हमारा मुद्दा जो है वो महिलाओं का सुरक्षा है, हमारा जो मुद्दा है कि आज जो मिडिल क्लास सफर कर रहा है इस मुंबई जैसे और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, उनको किस तरह से निजात दिलाया जाए। चाहे किसान सबसे ज्यादा अगर कहीं आत्महत्या किसान करता है तो वो महाराष्ट्र में करता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये आज देखिए डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहते हैं अपने आप को, वो चला रहे हैं, मगर क्या है, आज भी किसान उसी तरह से बदहाल होते जा रहा है। आज भी किसान आत्महत्या करते जा रहा है। मगर ये सरकार, घमंडी सरकार, अपने मगन में कहते हैं चूर है उसमें। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक चीज है वो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार। जिस तरह से आए दिन बलात्कार की घटनाएं आपको दिखेगी महाराष्ट्र और मुंबई जैसे सिटी में, ये सब किस तरह से रोका जाए, इसी विषय पे हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी तो ये जुमलों की सरकार है, कभी 15 लाख रुपए देने की बात करते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। लोग डिग्री लेके जो है भटक रहे हैं, जो है दर दर भटक रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। 15 लाख तो रुपए छोड़िए, 15,000 रुपया देने की बात पे आ गए हैं, या 15,000 हम दे रहे हैं लाडली बहन योजनाओं को। और उन बहनों ने एकदम इसे अस्वीकार कर दिया है और ये कहा है कि 15,000 से ज्यादा हमारी अस्मिता जो हमारे तार किया जा रहा है इस महाराष्ट्र में, उसे खत्म किया जाए। ठीक है, चलिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ी है। चलिए, भालचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। भालचंद जी, ये अब की बार 100 पार, मतलब ठीक है, लोकसभा में तो 400 पार अलग था, यहाँ पे महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 100 पार। इसकी कोई खास प्लानिंग, खास स्ट्रैटेजी है इसके पीछे का कोई ऐसा फॉर्मूला कि हमें 100 नंबर ही लेकर चलने हैं और यदि हम इसको पा लेते हैं तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा? ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं की है। अब की बार 288 सीट है विधानसभा में, उसमें 225 सीट हम जीत कर आएंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इन्होंने बताया। हम महायुति करके चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा पार्टी कितना सीट लड़ेगी और कितना जीतेगी, यह विश्लेषण करना अभी संभव नहीं है। अभी ऐसा है, हम सब लोग मिलकर 288 सीट लड़ेंगे और 200 से ऊपर 225 सीट तक हम जीत लेंगे, यह हमारा ध्येय है, टारगेट है।
भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 105 106 लोग थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जब फिर से सत्ता में आती है, 250 लोग महायुति के आते हैं, निश्चित रूप से 100 के ऊपर 120 हो सकते हैं, 140 हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन इस आंकड़े को छू पाना और लोकसभा की जो नंबर ऑफ सीट्स थी, मानते हैं कि दोनों में एक अलग अलग मुद्दे होंगे, क्योंकि लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स कैसी आई ये आपको भी पता है। तो विधानसभा चुनाव तो देखिए 288 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास 106 सीटें विधानसभा की अभी भी हैं, और अभी भी लक्ष्य ये चल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों का जो आपके सहयोगी होंगे निश्चित तौर पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तो हो सकता है वहां से 145 तक पहुंचे। तो यदि बहुमत तक भी पहुंचते हैं और तमाम चीजें ऐसे ही चली जाती हैं, तो फिर तो कोई रोक नहीं पाएगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इसको पाने के लिए जो मेहनत होगी, जो प्लानिंग होगी, जो मुद्दे होंगे, वो भी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। नहीं, लोकसभा में फेक नैरेटिव चला, माइनॉरिटी अपीजमेंट और उनका जो ध्रुवीकरण हुआ मतों का, अब ये मुद्दे नहीं रहे। जैसे धुलिया की हमारी सीट है, 5 विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा में से 5 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 1,90,000 से आगे, मतलब 5 विधानसभा क्षेत्र हम जीत गए थे। लेकिन 6वां विधानसभा क्षेत्र मालेगांव, जहां पर 1,98,000 से पीछे, और हम लोग 4,000 से हार गए। अब यह निश्चित है कि 6 में से 5 हम जीतने वाले। ओवरऑल महाराष्ट्र में हम 0.3% पीछे है। ओवरऑल महाराष्ट्र का विचार करते हैं तो हम 2 लाख मत से पीछे है। मुंबई शहर में 2 लाख मत से महाविकास आघाड़ी से आगे है। यह सबको ध्यान में लेते हुए अब एक स्टैटिस्टिकल डाटा कहता है भारतीय जनता पार्टी की महायुति के साथ 200 के ऊपर सीट्स आएगी। निश्चित रूप से इस 200 सवा 200 सीट में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा शेयर होगा, जो 125-150 के करीब होगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रवीण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, आवाज पहुंच रही है। प्रवीण जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, देखिए उसको कितनी नकारने की कोशिश की जाए, लेकिन प्लानिंग से चलेंगे। अब वो दावे गए ना कि हम 288 पूरी ले आएंगे, ये तो महाराष्ट्र की सियासत में अब ये संभव नहीं है। अब संभव ये है कि जो जिस गठबंधन के साथ है वो अपने सहयोगियों की मदद से क्या बहुमत को क्रॉस करता है। यदि चला जाता है तो जाहिर तौर पर सरकार बननी ही है, क्योंकि यदि बहुमत को आप छू लेते हैं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन लगातार जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही हैं, अभी एक 100 के लक्ष्य को लेकर चलना, क्या एनसीपी का भी ऐसा कुछ प्लान है अपने सहयोगियों के साथ कि कैसे उन चीजों को लेकर चलना है? हमारी जो महाविकास आघाड़ी 228 सीट पे लड़ेंगी, और हमारा जो अभी लोकसभा इलेक्शन में जो हमने 31 सीट जीती है, वहां से जैसा हो जाएगा तो हमारा ज्यादा से ज्यादा 180 190 तक हम लोग महाविकास आघाड़ी की सीट विधानसभा की जीत सकते हैं। ऐसा 21 सीटों हमारा जो 21 सीट के जो जीते हैं वो जैसा निरीक्षण किया है, वैसे हम लोग 170 180 तक हम लोग जीत सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है पिछली बार के यदि रिजल्ट को देखें तो भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें थी, कांग्रेस की 44 थी, एनसीपी अविभाजित 54, शिवसेना की भी बात करूं तो 56, निर्दलीय 13। तो ऐसे में ये नंबर चेंज होंगे लगता है आपको? क्योंकि अभी भी इनका लक्ष्य तो 100 के पास ही है, तो ये अपने सहयोगियों के साथ जाहिर तौर पर निकल कर जाएंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बहुत कुछ हुआ भी तो महाराष्ट्र में। अभी लोकसभा के इलेक्शन के जो चुनाव आए हैं, जो निकाल आए हैं, वहाँ से हम लोग महाविकास आघाड़ी ने 31 सीट हम लोगों ने जीती है। अभी लोगों का कल भी महाविकास आघाड़ी के बाजू में है, तो ऐसा निरीक्षण ऐसा दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी 170 180 तक जा सकती है। ठीक है, अच्छा, कोई खास वजह बताएंगे? आप जैसे कह रहे हैं 170 180 तक पहुंचेंगे, लेकिन उस 170 180 तक पहुंचने की एक खास वजह बताइए। ऐसा कौन सा मुद्दा है या क्यों आप लोगों को ही चुना जाएगा? अभी हाल ही में बदलापुर का जो कांड हुआ है छोटे बच्चे के, अभी पूरा कल ही परसों छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जो 8 महीने में गिर गया है। अभी ये 2 मुद्दे और महंगाई है, जो महाराष्ट्र के उद्योग है वो उद्योग बाहर गए, महाराष्ट्र में बेरोजगार है, बेरोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, बलात्कार का जो बदलापुर का जो बलात्कार का केस है,
हाँ, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए भालचंद जी, आपसे एक सवाल और लेना है, उसके बाद भरत जी के पास वापस लौटूंगी मैं। ये हर्षवर्धन पाटिल जी का जो नाम जिक्र आ रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, एक विश्वास बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, जहां जहां इस बार जिन जिन स्टेट्स में विधानसभा चुनाव है वहां बड़ी सारी हलचल चल रही है। एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी झारखंड का, वहां भी ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ऐसा बदलाव नहीं होगा, लेकिन वहां पर तो अब 30 अगस्त को क्या होना है ये आपको भी पता ही होगा। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी जो इस तरीके के नाम आ रहे हैं, भले ही कितना विश्वास करें, लगता है कि अपने साथ छोड़ेंगे। चुनाव आने के बाद पार्टी के नीति नियम लागू रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ भी उभर कर आता है, और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, खुद के अपने भविष्य के लिए ऐसे घटनाएं घटनी है। कोई महाविकास आघाड़ी से हमारे पास आएंगे, हमारे एकाध दो जन वहां जा सकते हैं, लेकिन आज ऐसी कोई संभावना नहीं है। हर्षवर्धन पाटिल जी आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अपने जीतने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसकी तैयारी विधानसभा की कर रहे हैं। चलिए ठीक है भरत जी, मुझे लगता है महाराष्ट्र में मुद्दे, नंबर ऑफ सीट्स, प्रचार के दौरान जिन चीजों को लेके जाएंगे, हाल ही में जो एक पूरा मामला हुआ बदलापुर, वो ये सब चीजें तो चलिए एक तरफ है, लेकिन अपनों को बांधे रखना ये भी एक चुनौती है महाराष्ट्र की सियासत के लिए, क्योंकि कब एंड मोमेंट पे क्या हो जाए ये कोई कुछ नहीं कह सकता। हम देख चुके हैं जीती जात की एक बानगी इसकी। नहीं, देखिए राखी, आप ठीक कह रही है कि अपनों को बांध के रखना बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती हमारी तरफ नहीं है ना, ये चुनौती एनडीए में है। इसलिए एनडीए में है कि अगर आज देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि 100 सीट हम जीत के आएंगे, तो क्या वो 100 पे ही लड़ेंगे? क्या 100% उनकी स्ट्राइक होगी? यानी वो 150 सीट पे लड़ेंगे तब जाके वो 100 पे जीत के आएंगे, ऐसा उनका क्या सोचना है? अगर वो 150 पे लड़ते हैं तो आप बताइए, जो 54, 50, 40, 45 विधायकों को लेके गया है, अजित पवार हो, चाहे आप इनको ले लीजिए, शिंदे जी को ले लीजिए, 50 करीब उनके विधायक हैं, उनको कितनी सीट देंगे? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दल, उनको जो उनके साथी है उनको क्या देंगे? तो कहीं ना कहीं सारे लोग घबराए हुए हैं और एनडीए में एक पूरी तरह से खलबली मची हुई है, और शिंदे जी को तो भरोसा ही नहीं रह गया है। मैं आपको सही बताऊं तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, देख रहा हूँ, अजित पवार को तो पूरी तरह से लोग ने साइड कर दिया है। अजित पवार अब नया घर ढूंढ रहे हैं, अब अजित पवार देख रहे हैं कि मैं कहाँ से बच सकता हूँ। तो आप बताइए कि झगड़ा कहाँ पे है, सीट बंटवारा कैसे करेंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे? और मुझे तो हंसी इस बात पे आती है राखी जी कि जो पार्टी 105 विधायक लेके चल रहा हो, वो पार्टी बोलती है कि मुझे 100 सीट पे मैं मान जाऊं, मतलब मुझे 100 सीट हमारी जो है जीत के आनी चाहिए। यानी कि आप उसमें भी 5 सीट कम कर दिए, यानी कि आप एकदम घबराए हुए हैं। आपको ये पता है कि हम जो है बहुत मुश्किल, मैं बता रहा हूँ आपको, आंकड़ा दे देता हूँ, ये 50 सीट क्रॉस नहीं कर रहे हैं विधानसभा में। भाजपा पूरे महाराष्ट्र में 50 सीट क्रॉस नहीं कर रही है, और पूरा अगर मिला लेंगे इनका कुनबा तो ये 100 क्रॉस कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए खैर ये तो अब व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन उस समय के समीकरण क्या होंगे, वो कैंडिडेट किस विधानसभा से कौन होगा, और मुझे लगता है ये सारे फैक्टर भी बहुत काम करेंगे। और आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि जितने लोगों को तोड़ को ये लेके गए थे, महाराष्ट्र की जनता ने इनको फेल कहाँ किया पता है आपको राखी? महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है कि जो तोड़ की राजनीति भाजपा ने किया है वो हमें पसंद नहीं है। महाराष्ट्र की एक एक जनता ये जानती है कि जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। वो हमारे साथ, हमने जिसको वोट दिया है, हमने वो तो वोट दिया था शिवसेना समझ के, वो अलग शिवसेना हो गई। हमने समझ के दिया था राष्ट्रवादी समझ के, वो अलग राष्ट्रवादी हो गई। तो आखिर हमारे साथ छल किया गया है, और हमें जो चलेगा तो जनता जानती है। आप जनता तो पूरे देश में, आपने उत्तर प्रदेश का तो रिजल्ट देख ही लिया होगा लोकसभा में कि जनता ने योगी और मोदी के रथ को किस तरह से रोक दिया। बहु मुश्किल से तो जो मोदी जी बचे हारते, नहीं तो मोदी जी भी निपट लेते। तो ये देश की जनता बड़ी समझदार है, और खास करके महाराष्ट्र की जनता, जहाँ साहू, अम्बेडकर, फुले, ऐसे लोगों का एक जो है बहुत बड़ा जो है इस महाराष्ट्र को बनाने में, देश को बनाने में हाथ है। वो महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति को हमेशा से नकारा है, और कहीं न कहीं इसी वजह से महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के तरफ खास तौर पे आप देखेंगे राकेश जी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ एक तरफ पूरी मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र की नजर लगी हुई है। महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किसी भी तरह जो है कांग्रेस पार्टी को लाया जाए,
और यही निजात दिला सकते हैं हमें। बेरोजगारी हो गई, चाहे वो भ्रष्टाचार हो गया, चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार हो गया, अगर इन सबसे अगर हमको निजात पाना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से लाना है। ठीक है, चलिए भालचंद जी, मुझे बताइएगा कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मैदान में होगी विधानसभा में महाराष्ट्र के? भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा एक ही रहेगा, विकास विकास विकास, गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, समृद्धि महामार्ग से लेकर आज मेट्रो तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जो गति मिली है, वो गति को आगे बढ़ाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, समाज के अंतिम जो गरीब है उसका उद्धार करने के लिए उस तक पहुंचना, मुफ्त का राशन हो, उसको लाडली बहन योजना के अंतर्गत अनुदान हो, जो हमारे किसान है, किसानों को अच्छी फसल आए उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनको जो बीज लगता है वो देना, उसका फसल का बीमा करना, अगर दुर्दैव से कुछ घटना घटी तो उसका बीमा करना, उसी के साथ साथ उसके फसल को सही भाव देना। इस प्रकार से गरीब व्यक्ति का भी ख्याल रखना और उसी के साथ साथ इस राज्य का विकास करना, इस राज्य में नए उद्योग लाना और रोजगार बढ़ाना, यह हमारा एजेंडा रहेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, प्रवीण जी बहुत जल्दी से एनसीपी के मुद्दे के यदि मैं जानना चाहूं तो कौन से मुद्दे के साथ एनसीपी उतरेगी? एनसीपी महंगाई, बेरोजगारी, जो महाराष्ट्र के बाहर उद्योग गुजरात में गए वो उद्योग फिर से महाराष्ट्र में लाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने की और महंगाई और मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का विकास और स्त्री लेडीज का सुरक्षा कायदा व्यवस्था जो पंडित साहब ने तो उसके झंडोले निकले हैं पूरा। अभी देखो बदलापुर का जो काम हुआ है, कांड हुआ है, अभी रत्नागिरी में कांड हुआ है, तो अभी आगे भाजपा के लीडर नारायण राणे साहब ने पुलिस के सामने महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी, उनके नीतीश राणे ने धमकी दी। पुलिस का पूरा ठीक है प्रवीण जी, ठीक है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है ठीक से, मैं रुकूंगी बीच में क्योंकि समय भी हो गया। अब देखिए, महाराष्ट्र बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है, आप सबके पास अपने अपने मुद्दे हैं, कौन किस पर भारी होगा ये आने वाले समय में देखेंगे, और ये 100 के आंकड़े का क्या खेल है ये भी बहुत जल्दी और स्पष्ट हो जाएगा आने वाले समय में। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अब की बार सिर्फ 100 पार, देखिए इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान किया है वो यही है कि बाकी के सहयोगियों से मदद मिलेगी, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कैसे कैसे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिलीजुली जो सरकार है तो ये बड़ा सवाल है कि बेड़ा पार कैसे होगा, चाहे इस तरफ देखिए चाहे उस तरफ देखिए। तो महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, ये वाकई बड़ा दिलचस्प विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के लिए जाहिर तौर पर होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।